हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का मैथ का ये है पार्ट 16 और 22 अगस्त की शिफ्ट 2 का ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट है 26 तक इसके पिछले वाले पार्ट में सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद 27 क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जो 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 90 सेकेंड्स में और ट्रेन की स्पीड है 60। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, उस ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेन की लेंथ मालूम होनी चाहिए। स्पीड ये 60 किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे हम तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, स्पीड हम ट्रेन की इतनी ही रखेंगे क्योंकि कैंसिल हो जाता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह पर हम ये रखेंगे ट्रेन की स्पीड 60 × 5 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू। अभी हम इस वाले पार्ट के लिए देख रहे हैं जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो डिस्टेंस की जगह पर हम दो चीज लेते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा वो जिसको क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर दी नहीं गई तो उसको हम L मान लेते हैं, प्लस वो किसे क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई 200 मीटर और डिवाइड में टाइम, कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने में, 90 सेकेंड्स। अब यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे, ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। इसको हम काट सकते हैं 18 को 5 से, 90 को 18 से 5 काट दिए, 5 बार चला जाएगा ये। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 60 × 5 और इंटू ये 5 तो 1500 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 × इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो L + 200 मिल जाएगा। ये 200 प्लस का है, यहाँ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा तो 200 माइनस कर देंगे इसमें से तो 0 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और ये 1 तो 1300 आ गई ट्रेन की लंबाई। अब इसके बाद क्या कर रही है, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है। तो फिर से हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है ट्रेन की इतनी मानी थी हमने क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था तो 60 × 5/18 इक्वल टू डिस्टेंस लिखना है। तो डिस्टेंस में हम दो चीज लेते हैं, ट्रेन की लंबाई और जिसको क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई। तो एक इलेक्ट्रिक पोल है तो इलेक्ट्रिक पोल हुआ या फिर कोई मैन खड़ा होता है तो उसके लिए हम उसकी लेंथ 0 लेते हैं। तो यहाँ पर केवल ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 1300 और इलेक्ट्रिक पोल के लिए हम 0 लेंगे तो उतना ही रहेगा 1300 डिवाइड कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने में तो वो हमें निकालना है। उसकी जगह पर हमने t मान लिया कि t टाइम में क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 18 कैंसिल हो जाएगा 6 से 3 बार और ये 135 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 से 30। तो t की वैल्यू निकालनी, अगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 × t इक्वल टू, यहाँ पर 26 है और यहाँ 3 है तो 26 × 3 t इक्वल टू हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6 और 7 और ये आएगा सेकंड में। 78 सेकंड लगेंगे उसे उस इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में। 78 सेकंड, ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक ग्रेन मर्चेंट है, एक अनाज व्यापारी है, उसने 600 क्विंटल्स राइस बेचे 7% के प्रॉफिट पर और 1 क्विंटल राइस, 1 क्विंटल चावल की कॉस्ट यहाँ पर दी गई है 1600। तो उसका टोटल प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस बतानी है। तो उसने 600 क्विंटल बेचे और 7% के प्रॉफिट पर बेचे। तो अगर हमें इसकी कॉस्ट मालूम चल जाए तो एक की कॉस्ट कितनी है, 1 क्विंटल को 1600 में बेचा तो 600 क्विंटल की कितनी कीमत हो जाएगी, 600 में मल्टीप्लाई कर दो इसका, मतलब सारे चावल की कीमत इतनी है। उसके बाद उसने इसे 7% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 7% के प्रॉफिट पर बेचा मतलब 107 में बेचा होगा, 100 में 7 ऐड कर दो, 107% पर बेचा होगा तो इसका 107% हम निकाल दें तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी डिवाइड में 100 तो ये हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी। ये 100 है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 16 × 6 हो जाएगा 96 और 2 0 और इंटू 107, ये सेलिंग प्राइस। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो या फिर हम इस 107 को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 7 लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसकी जगह पर हम
इतना लिख रहे हैं 100 + 7, तो ये हो जाएगा 9600 × में, तो ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट में 100 + 7, तो ये SP मिलेगी। अब हम इस 9600 को मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर 7 में करेंगे और फिर प्लस कर देंगे। तो 100 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें हम तो कितना हो जाएगा, 2 0 इसकी और 2 0 इसकी। इसके बाद 7 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 96 का 7 में करेंगे तो 2, फिर 9 7 63, उसमें 4 और ऐड कर दो 672, 672 हुआ। ये 2 0 थे तो 2 0 हमें और लगाने पड़ेंगे। अब इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो 2 0 हैं और 672, यह आ जाएगा 0 0 2 7 और 6 और 6 12, 9 + 1 10, तो ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकल गई। इसके बाद प्रॉफिट भी निकालना है, या फिर हम सेलिंग प्राइस से ऑप्शन चेक कर सकते हैं। 10272 ये 4th ऑप्शन में मिल रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा। और प्रॉफिट निकालेंगे तो इतना आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दी गई है, प्रॉफिट दिया गया है, तो प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट तो हम निकाल ही सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन ये। नेक्स्ट है 6 years ago, 6 साल पहले रेशो दिया गया है रमेश का और सुंदर का इतना, और 4 साल बाद इन लोगों का रेशो दिया गया है 11 और 10। तो प्रेजेंट एज बतानी है सुंदर की। तो रमेश है और सुंदर है, इन दोनों का रेशो दिया गया है 6 साल पहले, मतलब P - 6 कितना है, 6 और 5। उसके बाद 4 साल बाद तो +4, 4 साल बाद रेशो है 11 और 10। यहाँ से हम डिफरेंस चेक करेंगे, 11 - 6 और 10 - 5, 5 मिल रहा है और दोनों में सेम है, तो 5 इस डिफरेंस को बराबर रखेंगे हम टाइम इंटरवल के बराबर। पहले 6 साल पहले था तो प्रेजेंट में आया 6 और आएगा, और फिर 4 साल तक आने के लिए 4 और आगे आना पड़ेगा, मतलब 10 साल। या फिर ऐसे देख लो, एक वैल्यू माइनस में दी गई, दूसरी प्लस में दी गई, तो हम प्लस कर देते हैं, तो 6 + 4 10। और अगर सेम होती, मतलब प्लस प्लस होती, तो हम माइनस कर देते। तो 5 = 10 मिला, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 = 2। तो प्रेजेंट एज ऑफ सुंदर बताना है, प्रेजेंट एज ऑफ सुंदर, तो सुंदर का रेशो ये है, तो या तो ये वाली वैल्यू निकालो, ये वाली वैल्यू निकालो। 6 साल पहले के लिए हम देख लें, इसका रेशो था 5, तो 1 = 2 है, तो 5 = कितना हो जाएगा, 5 × 2, यह आ जाएगा 10। लेकिन ये 6 साल पहले आया है, तो अभी के लिए लाने के लिए हमें क्या इसमें 6 और जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगी 16। तो सुंदर की एज आएगी 16 years, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 9 कंप्लीट 3/8, इससे छोटा नंबर कौन सा है, 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो 9 कंप्लीट 3/8 है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में दिए गए, इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 9 × 8 72, और 72 में +3 करेंगे तो 75, 75/8। अब इसको पॉइंट में चेंज कर ले, वो तो यहीं से कर सकते थे। देखो 75/8 आ गया, इसके बाद 9 से जाएगा ये, तो 3 बचे, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे 30, तो ये 24 3 बार चला जाएगा, 8 से 24, 9.3 यहाँ से मिला। उसके बाद हम ऑप्शन में देखें 82/9 है, हमें इस 9.3 से छोटा नंबर देखना है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 9 9 से 81, फिर 1 बचेगा, तो पॉइंट लगाकर हम 0 लगा देंगे तो 10 आया, तो ये 1 बार चला जाएगा, 9 1 जा 9, तो 9.1। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में 40/4, ये तो 10 ही आ जाएगा, तो हमें इस 9.3 से छोटा देखना है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन 9.1 ये तो छोटा है, ये हो सकता है आंसर, लेकिन ये 10 बड़ा है, ये सेकंड वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 9.3 से छोटा देखना है। इसके बाद 85/6, इसको डिवाइड करें तो 6 1 जा 6, तो 7 8 25 हो गया, 6 4 जा 24, फिर पॉइंट लगेगा, मतलब ये तो 14 से ऊपर आ रहा है, तो ये भी बड़ा हो गया 9.3 से, तो ये भी आंसर नहीं होगा थर्ड वाला। उसके बाद फोर्थ में चेक करें 30/2, मतलब ये 15 समथिंग आएगा, तो मतलब 15 ही आएगा, ये 9.3 से बड़ा है, हमें इसे छोटा देखना है, छोटा केवल हमें इसमें मिल रहा है 9.1, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इतने की वैल्यू, इतने का रूट दिया गया है 64, तो हमें वैल्यू बतानी है √4096 और 40.96, इसका रूट इक्वल टू क्या आएगा। तो हमें इतने की वैल्यू देखनी है, 4096 इसका रूट यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम 64 ही लिख देंगे। उसके बाद प्लस 4096, मतलब नंबर तो सेम है लेकिन पॉइंट लगा हुआ है। अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो 4096 की जगह पर क्या आ जाएगा, 64 ही आएगा। अब हमें पॉइंट चेक करना है कितने नंबर के बाद लगाएं, तो रूट के अंदर जब जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है तो उसका हम आधा कर देते हैं यहाँ पर, तो 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है,
तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। तो जब ये वैल्यू रूट से बाहर आएगी तो हम एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, फिर इन दोनों को प्लस कर दो। ये 64 है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो इसके बाद में हम पॉइंट मान सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, 64.00 इस तरह से नंबर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 हो या ना हो एक बराबर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद ये 6.4, तो हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट है तो 6 इसके पहले और 4 इसके बाद। अब इनको प्लस कर देना है। ये हो जाएगा 0, 0 और 4, 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 और 4 हो जाएंगे 10, तो 1 कैरी आएगी तो यह जाएगा 7। तो 70.40 या फिर 70.4 इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ एंगल ए इक्वल टू 50। इस डायग्राम में एंगल ए, ये वाला एंगल अगर 50 दिया गया है तो एंगल बी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये एक सर्किल है और एक सर्किल की, एक वृत्त की ये प्रॉपर्टी होती है, ये इसका सेंटर हो गया। इस पर अगर समान जीवा से या समान कोड से या फिर सेम आर्क से कह लो या सेम चाप से कह लो, ये पॉइंट हो गया ए और ये बी। तो इस कोड से या फिर इस जीवा से जितने भी एंगल इसके सर्कमफ्रेंस पर बनेंगे, सर्किल की परिधि पर बनेंगे, वो सब सेम होंगे। ये वाला एंगल हो गया या फिर ये वाला एंगल हो गया, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और इसके अलावा ये वाला एंगल, मतलब इसी कोड से बनने चाहिए। ये हो गया, ये सारे एंगल बराबर होंगे। और वैसा ही सेम डायग्राम यहाँ पर बन रहा है। ये हो गई कोड, ये जीवा हो गई, इस पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। यहाँ से ये 50 दिया है तो ये वाला एंगल भी 50 होगा, क्योंकि बराबर होते हैं। तो ये एंगल भी हो जाएगा, हाँ ये भी 50 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये सेम कोड भी बन रहा है और सेम आर्क भी बन रही है, सेम चाप भी लग रहा है। तो ए 50 है तो बी भी 50 होगा। आंसर ये 50 है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ए की वैल्यू हमें बताना है। अगर 8a इक्वल टू 35 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर दिया है तो अब देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और मल्टीप्लाई में a माइनस बी। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई में ही है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a कितना हो गया, a हो गया 35 और b हो गया 27। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8a इक्वल टू, यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a आएगा, a क्या है पहले 35 प्लस b मतलब 27, फिर मल्टीप्लाई में a माइनस बी। तो a है 35 माइनस b मतलब 27। ये हो गया 8a इक्वल टू 7 और 5 12, 1 कैरी आएगी, 3 और 3 6, ये 62 हो गया। और इनटू में 35 में 27 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 8। अब ये 8 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में दिए गए हैं, ये 8a है तो इस 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, केवल a और यहाँ पर 62। तो a की वैल्यू आ जाएगी 62, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ एंगल 2 इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1, मतलब ये दुगना है। अगर एंगल 1 हम x मान लें तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 टाइम्स है 2x। ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 1 हो गया। तो एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है और ये दो पैरेलल लाइंस, ये लाइन और ये पैरेलल लाइन है। एंगल 1 है x, ये वाला एंगल x दिया गया है, मतलब हमने माना है x, और जो दूसरा एंगल है वो इसका दुगना है जो है ये, तो इसकी वैल्यू क्या थी 2x। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सरल रेखा बन रही है, और सरल रेखा पर जितने एंगल बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होता है। इस पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। चाहे इस पर यहाँ से एक एंगल बन जाए, यहाँ से एक एंगल बन जाए, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। या फिर एक और को जोड़ लो तो तीनों को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर ही होगा। वही यहाँ पर सेम लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, और ऐसे यहाँ इसको कट कर रही है दूसरी लाइन। तो ये दो एंगल बन रहे हैं, ये हो गया x और ये दूसरा बन रहा है जो है 2x। तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। तो इन दोनों को जोड़ दें हम, 2x प्लस 3x, 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, जो कि बराबर है 180 के, क्योंकि ये पूरा सम 180 होता है। तो x की वैल्यू हमें निकालना है 180, इस 3 को डिवाइड में ले जाओ, 3 से कैंसिल करेंगे तो 6 बार और ये 0, x की वैल्यू आ गई 60। अब हमें पूछा है कि एंगल 2 की वैल्यू बताओ। एंगल 2 है 2x, ये एंगल 2 2x है, तो 2 इंटू एक्स कितना है 60, 2 इंटू 60
एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री, 120 सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर 4 की पावर 2m माइनस 8 दिया गया है इक्वल टू 1, तो हमें m की वैल्यू बताना है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, बेस में 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको हम 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 की जगह पर हम क्या लिख दें, 4 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के बराबर ही होता है। और यहाँ पर हमने 4 इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ था पहले से, तो 4 की पावर 2m माइनस 8 इक्वल टू, इस 1 की जगह पर हम 4 की पावर 0 लिख रहे हैं, जो कि 1 ही आएगा, इसलिए हमने 4 की पावर 0 लिख दिया। अब यहाँ से इक्वल में है, ये दोनों नंबर्स इक्वल में लिखे हुए हैं और बेस सेम है, ये 4 है और ये 4 है, तो इन दोनों की पावर इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2m माइनस 8 इक्वल टू 0। ये 2m है, 8 को हम यहाँ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, m की वैल्यू निकालना है तो 8, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 बार, m की वैल्यू आ जाएगी 4, और 4 है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है जो कि 126 है और लंबाई दी गई 6, चौड़ाई दी गई है 5, तो हमें हाइट निकालना है। क्यूबॉइड है, ये हो गया क्यूबॉइड, एक घनाभ, इसकी लंबाई दी गई 6 और चौड़ाई ब्रेड्थ दी गई है 5, ये हो गई 5, और हाइट निकालनी है h। अब इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 126। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जितनी भी इसमें पृष्ठ हैं, सरफेस हैं, उन सब का एरिया निकालकर उन सबको प्लस कर 126 आया होगा। तो हम क्या करें, ये वाला फेस है एक और इसी के सेम एक पीछे होगा तो 2 हो जाएंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे हम लेंथ और विड्थ 6 और h। अब ये वाला एक फेस हो गया तो उसके लिए हम लंबाई चौड़ाई ले लेंगे h और 5, तो उनको भी हमें 2 बार लेना पड़ेगा, और एक ये ऊपर है और एक ये नीचे, मतलब सारे फेसेस जितने भी पृष्ठ है सबका एरिया निकाल के हमें 126 के बराबर रखना पड़ेगा, या फिर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले में रख दें। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू, है वही चीज बट थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब सरफेस एरिया 126 दिया गया है तो इसकी जगह पर 126 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई यहाँ पर दी गई है 6, तो 6 इंटू चौड़ाई है 5 इंटू 5 प्लस, फिर से b की जगह पर 5 रखेंगे इंटू हाइट यहाँ पर दी नहीं गई तो हमने h ही मान ली, h प्लस h है तो h की जगह पर h ही लिखेंगे इंटू l, लेंथ 6 दी गई है तो इंटू 6। अब यहाँ से हमें h की वैल्यू निकालना है, ये 126 है, इससे हम 2 को इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 जा 12 और 2 3 है 6, तो ये 63 आ गया, तो 63 इक्वल ये 6 इंटू 5 30 प्लस 5 इंटू h 5h और h इंटू 6 6h। अब ये 33 प्लस का है, इसको हम यहाँ लेके जाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो 63 माइनस 30 कितना आएगा 33 इक्वल टू 5 और 6 11h हो गई ये, और ये इक्वल में है तो डायरेक्ट यहाँ से 11 से इसको कैंसिल कर दिया तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू h, हाइट आ गई इसकी 3, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन अ रोम्बस एक समचतुर्भुज है ABCD, ABCD, तो A हो गया, B C और ये D, तो AC दिया गया है 8 सेंटीमीटर, AC मतलब एक इसका डायगोनल है, विकर्ण है, यह है 8 सेंटीमीटर, और BD 6, तो BD दूसरा विकर्ण दूसरा डायगोनल, ये हो गया 6। इसके बाद AB की लेंथ बतानी है, AB मतलब ये वाली लेंथ बतानी है, तो ये एक रोम्बस है, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल, इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बराबर बराबर पार्ट में, और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये दोनों जब आपस में कट कर रहे होंगे इस पॉइंट को तो ये 90 डिग्री बन रहा होगा, मतलब ये वाला एंगल यहाँ से भी 90 बनेगा, यहाँ से भी 90, सब जगह से ये 90 बन जाएगा, और इसके डायगोनल एक दूसरे को 2 बराबर भागों में काट देते, मतलब बाइसेक्ट कर देते। तो AC कितना था 8 था, तो ये इतना पार्ट हो जाएगा 4, और ये भी इतना पार्ट 4 हो जाएगा। BD था 6, तो इसका आधा 6, तो 3 हो जाएगा, और ये भी 3। अब हमें AB साइड निकालनी है, AB, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया,
तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरी वाली साइड निकाल सकते हैं। ये वाली 3 है, ये वाली 4 है, तो ये 5 हो जाएगी ट्रिपलेट से। 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर एक साइड दी गई, दूसरी दी गई है, तो तीसरी अगर निकालनी है तो वो ट्रिपलेट से हम याद कर लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, इसमें एक थी 3, दूसरी थी 4, तो थर्ड वाली 5 ही होगी। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होते हैं। इसके अलावा देखें तो 5 12 और 13 भी एक ट्रिपलेट होता है, और 8 15 और 17 भी एक ट्रिपलेट होता है। मतलब अगर दो साइड दी गई तो तीसरी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। यह हाइपोटेनियस है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा 5 प्लस करेंगे तो 25, और जब इसका रूट लेंगे तो आ जाएगा 5। तो वैसे भी इसका आंसर 5 ही आएगा। इसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज के एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण मतलब दो पास पास वाले एंगल का रेशो दिया गया है 3:2, तो लार्जर एंगल कौन सा होगा? पैरेललोग्राम, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें दो पास पास वाले एंगल्स मतलब या तो ये वाला एंगल ये वाला ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो। इन दोनों का रेशो दिया गया है 3:2। और पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में दो आमने सामने वाले मतलब दो अपोजिट एंगल सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हम इस वाले एंगल को x मान लें तो इसके सामने वाला भी x ही होगा, क्योंकि इक्वल होते हैं सामने वाले। अगर इसको y मान लें तो ये भी y ही हो जाएगा। एक ही प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। इसके बाद इसमें दो एडजेसेंट एंगल या फिर दो आसन्न कोण कह लो, या फिर दो पास वाले एंगल्स को कह लो, इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। तो ये y और ये x, इन दोनों का सम होगा वो 180 के बराबर होगा। तो हम y प्लस एक्स इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 180, या फिर इन दोनों का सम भी 180 के बराबर ही होगा। मतलब दो पास वाले एंगल का सम 180 के बराबर होता है, और यहाँ पर उनका रेशो दिया गया है 3:2। मतलब इन दोनों एंगल का रेशो ही दिया गया है 3:2, जो कि 180 के बराबर है। तो इन दोनों को प्लस करके हम 180 के बराबर लिख सकते हैं। 3 + 2 क्या हो गया 5 इक्वल टू 180 के बराबर है। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार और 6 बार 30, तो 1 इक्वल टू 36 मिला। अब हमें बड़ा वाला एंगल निकाला है लार्जर, तो लार्जर रेशो है 3, तो 1 इक्वल टू 36 है, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 3, ये हो जाएगा 18, 3 इंटू 3 9 और 10, 108 आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है। x/5 इक्वल टू x माइनस 1/6 दिया गया है। x/5 इक्वल टू x माइनस 1/6, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x का मल्टीप्लाई 6 में, तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 5 का x माइनस 1 में, तो 5 इंटू एक्स 5x इंटू 5 इंटू माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस के 5, मतलब 5 इंटू माइनस 1 माइनस के 5। अब ये प्लस का 5x है, इसको यहाँ लेके जाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x माइनस 5x, एक x बचेगा, तो x इक्वल टू -5, x की वैल्यू आ गई -5, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1 डिजिट इन द क्यूब ऑफ 38। 38 का हमें क्यूब करना है, घन करना है, तो लास्ट में क्या डिजिट आएगी 1 डिजिट क्या आएगी। तो 38 का क्यूब करना है तो इसकी हम लास्ट डिजिट का ही क्यूब कर लें। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 1 डिजिट है 8, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512, और इसके लास्ट में आता है 2, तो आंसर हो जाएगा 2, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम 150 दिया गया है, परिमाप दिया गया है समांतर चतुर्भुज का 150। अगर इसकी एक साइड दूसरी साइड से 25 ज़्यादा है, ग्रेटर है 25, तो स्मॉलर साइड क्या होगी, छोटी वाली मुझे बतानी है। पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसका पेरीमीटर दिया गया है 150। 150 मतलब इसकी सारी साइड्स का सम दिया गया है 150। तो अगर ये L है तो ये भी L होगी, क्योंकि आमने सामने वाली सेम होती हैं। तो ये भी, अगर ये B है तो ये भी B हो जाएगी, ये लंबाई और चौड़ाई। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर दिया गया है 150, तो 150 इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। इसको हम 2 से कैंसिल कर दें, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो ये 75 इक्वल टू L प्लस B मिल जाएगा।
इसके बाद यहाँ बोला है कि इसकी एक साइड दूसरी साइड से 25 ज़्यादा है, मतलब बड़ी है। अगर एक है x तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 25। तो अगर हम इसकी लंबाई को x मान लें तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी x प्लस 25। तो यहाँ पर l की जगह पर हम x रख दें। l की जगह पर x रखेंगे तो x प्लस ब्रेड्थ हो जाएगी x प्लस 25। तो x प्लस 25, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। ये x और x हो जाएगा 2x, और इस 25 को हम यहाँ लेके आए तो 75 माइनस 25 50 हो जाएगा, इक्वल टू 2x। इसके बाद इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो हमें स्मॉलर साइड बतानी है। स्मॉलर साइड क्या हो जाएगी, ये x है, ये x प्लस 25 है, तो ये छोटी हो जाएगी, और x की वैल्यू है 25, तो स्मॉलर साइड की लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस दी गई 670 और लॉस है 4%। तो लॉस 4% दिया गया है। 4% की वैल्यू क्या होती है, 1/25। मतलब ये हो गई कॉस्ट प्राइस और ये हो गया लॉस। कॉस्ट प्राइस इतनी थी और एक के लॉस पर उसे बेचा, मतलब बेचा कितना होगा 24 में, 25 माइनस 1 24 में बेचा होगा। और सेलिंग प्राइस यहाँ पर दी गई 670, तो हम इसके बराबर में 670 लिख सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही तो हो गई ये 24। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 इक्वल टू हो जाएगा 670, ये डिवाइड में कर दिया 24। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस क्या थी 25, तो 25 के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों साइड हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 670 डिवाइड बाई 24 इंटू 25, और इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। यह जाएगी कॉस्ट प्राइस, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, किस पर, इतने पर, और रेट है 8% टाइम 3 ईयर्स दिया गया है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब वार्षिक दर से। तो इसको या तो रेशो से निकाल सकते हैं, 3 साल के लिए 3:1, या फिर हम हर साल के लिए 8% लगाकर भी निकाल सकते हैं। 8% की रेट है और 3 साल के लिए लगाना है, तो पहले साल के लिए हम रेट लगाएंगे इस पर। तो 20,000 पर हम 8% की रेट लगाएंगे, डिवाइड में 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 इंटू 2 16 और 2 0। यहाँ हम हर साल के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो पहले साल के लिए हो गया। दूसरी साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो दूसरे साल के लिए पहले तो इस पर ही लगेगा 20,000 पर ही, तो 8% इतना ही आएगा। उसके बाद इस 1600 पर फिर से लगेगा 8%, तो 1600 का 8% कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यह आ जाएगा 128। इसके बाद तीसरे साल के लिए वापस से इस पर 20,000 पर लगेगा 8% की रेट से, तो 1600 ही आएगा। फिर दूसरे साल पर जो इंटरेस्ट लगा था उस पर फिर से रेट लगेगी, तो 1600 है, इस पर हम 8% लगाएंगे तो 128 आ जाएगा, हमने ये निकाला था, तो 128, ये हो जाएगा 128। पहले तीसरे साल में पहले हमने 20,000 पर लगाया तो 1600 आया, फिर इस 1600 पर हम फिर से 8% लगाएंगे तो इतना आया 128, फिर हम दूसरे साल की इस पर भी लगाएंगे फिर से 8%, तो फिर 128 मिल जाएगा। फिर हम इस पर 8% लगाएंगे, 128 का 8% आ जाएगा, यह आ जाएगा 10.24। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करना है तो 16 16 16, ये हो जाएंगे 48 और 2 0, और 128 3 बार है तो 128 इंटू 3, यह आ जाएगा 4, 3 2 6 7 8 और 3 1 3, 384 आ जाएगा। 384 को हम इसमें प्लस करेंगे, और फिर 10.24 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा सकते हैं। फिर 10.24 है तो 10 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 24, इन सबको प्लस कर देंगे, यह आ जाएगा 4, ये 2 पॉइंट, ये 4, 8 और 1 9, ये 11 और 5, तो 5194.24 ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको या तो ऐसे कर सकते हैं कि n की वैल्यू हम कुछ भी मिनिमम वैल्यू मान लें, और फिर जो आंसर हमें यहाँ से मिलेगा वही हमें चारों ऑप्शंस में n की वैल्यू रखने पर मिलना चाहिए, या फिर हम इसको
ये एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 है। इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये डिवाइड में n माइनस 6 है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसके इक्वल में क्या आएगा जो ऑप्शन से मैच कर जाए। तो एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72, इसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पर हमें इस 6n को ऐसे लिखना है, मतलब 72 के फैक्टर्स होने चाहिए। तो 72 के फैक्टर्स को हमें इस तरह से तोड़ना है कि हमें 6 मिले और उन दोनों के साइन का मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का ये मिलना चाहिए, माइनस। तो 72 के फैक्टर्स में हम 12 और 6 ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर प्लस का 6 चाहिए, तो हम 12 का प्लस ले लेते हैं और माइनस का 6 ले लेते हैं। प्लस माइनस करने पर हमें 6 मिलना चाहिए, तो 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का है। प्लस और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, जो कि साइन है 72 के सेम, मतलब माइनस का साइन है। तो हम 12 और 6 को ले सकते हैं। अब हम एन स्क्वायर इसकी जगह पर लिख रहे हैं, एन स्क्वायर प्लस 6n की जगह पर, ये हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे थे, इसके एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 डिवाइड में n माइनस 6। तो 72 के दो फैक्टर माने थे हमने, 12 प्लस का 6 और माइनस का 6। तो इस पूरे की जगह पर हम लिख रहे हैं एन स्क्वायर प्लस 6n की जगह पर हम लिख सकते हैं प्लस 12n माइनस 6n और फिर माइनस का 72। यहाँ पर जब भी हम 72 को तोड़ रहे हैं 12 और 6 में, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ये प्लस 6 मिले, तो 12 में 6 माइनस करेंगे तो प्लस 6 ही मिलेगा, और जो साइन है ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये वाला साइन मिलना चाहिए जो कि माइनस का है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है, इसलिए हमने 12 और 6 ले लिए। अब यहाँ से एन स्क्वायर है प्लस ये एन स्क्वायर है, तो इस वाले पार्ट से हम एन कॉमन ले रहे हैं, तो एन कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा एन, प्लस यहाँ पर क्या बचा 12n था, तो n तो हमने कॉमन ले लिया तो बचा 12। उसके बाद ये माइनस, यहाँ से हम ये 72 क्या होगा 12 इंटू 6 होगा, इसका मतलब 72 के मतलब 12 इंटू 6 होता है। तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले रहे हैं, ये है 6 और ये है 6, तो 6 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल n, और यहाँ माइनस का साइन लगेगा, लेकिन ब्रैकेट किया गया हमने पहले ही माइनस लगा दिया है, तो अंदर वाले साइन हमें बदलने पड़ेंगे। तो माइनस था तो हमने इसको प्लस कर दिया। अब यहाँ से 6 तो कॉमन ले लिया, बचा 12, तो n प्लस 12। अब ये n प्लस 12 है और ये n प्लस 12 है, ये n प्लस 12 हम कॉमन ले सकते हैं। तो बचा क्या यहाँ पर n बचा और माइनस का 6 बचा, तो n माइनस 6। तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं इस पूरे की जगह पर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा n प्लस 12 ब्रैकेट में n माइनस 6 और डिवाइड में n माइनस 6 था, तो यहाँ से n माइनस 6 और n माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा n प्लस 12, जो कि सेम है सेकंड ऑप्शन से, n प्लस 12 इसका राइट आंसर है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 22 अगस्त की शिफ्ट 2 का। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।